नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जानेंगे लंग्स के बारे में। वो भी क्या, इनर मतलब आंतरिक जिसे कहते हैं। आपका देखिएगा जिसे इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लंग्स, जो इंटरनल आंतरिक फेफड़े के बारे में जानेंगे कि आंतरिक फेफड़ा क्या होता है। इसकी संरचनाएं के रूप में जानेंगे। ये इसमें स्वैर तंत्र क्या होता है, इससे श्वसन या कंठ द्वार क्या होता है, और ये आंतरिक फेफड़े किस संरचना में होता है, और इसमें क्या कौन से जो है मतलब ऑक्सीजन का क्या करना, ग्रहण करना, और क्या करना, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना जो है निष्कासित करना। ये सभी कार्य क्या करेंगे, इसी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, देखते हैं। देखिएगा फेफड़े की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। जो आंतरिक संरचना है वो क्या है, इस तरह से फिगर में दिखाया गया है। अब पहले इसे जानते हैं, फेफड़े की आंतरिक संरचना किसे कहते हैं। देखिएगा फेफड़े की बाह्य सतह चिकनी व चपटी होती है। देखिएगा ये जो है वाय माने इसके जो बाहरी भाग जो होता लिखा है फेफड़े की वाय सतह, जो फेफड़े की बाहरी सतह होती है वह कैसी होती, चिकनी होती है और चपटी होती है। ठीक है, आगे परंतु आंतरिक संरचना मधुमक्खी के छत्ते की समान होती है। एक देखिएगा का फेफड़े की वाय संरचना, जैसे अभी हम लोग क्या है, जैसे वाय संरचना के रूप में हम लोग जाने थे, इस तरह के जो आपका फिगर बना था जो है ये देखिएगा ये फेफड़े की क्या थी, वाय संरचना थी। ठीक है, ये फेफड़े की वाय संरचना थी, वह क्या चिकनी और चपटी थी। लेकिन वहीं पर ये आंतरिक संरचना है, क्या है, ये आंतरिक संरचना है। वो आंतरिक संरचना कैसी होती है, परंतु आंतरिक संरचना कैसी होती है, एक मधुमक्खी के छत्ते के समान जैसी संरचना दिखाई देती है। देखिएगा ये जैसे मधुमक्खियां की छत्ते की संरचना होती है, सेम उसी प्रकार से जो है आप इस जो फेफड़े की जो आंतरिक संरचना है, सेम उसी तरह जो है मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना दिखाई देती है। छत्ते के बाद अनेक वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। देखिएगा इसमें जो ये अनेक प्रकार के वायु कोष्ठ है, ये सभी क्या है, वायु कोष्ठ है, पाए जाते हैं, जो कि गैसीय विनिमय से संबंधित रखते हैं, या इनका संबंध जो होता है, जो आंतरिक संरचना का जो फेफड़े होते हैं उसमें जैसे मधुमक्खी छत्ते की भांति पाया जाता है, लेकिन उसमें वायु कोष्ठ की संरचना क्या देखने को मिलती है ऐसे, और जिसमें जो मुख्य संरचनाएं होती हैं, प्रत्येक वायु कोष्ठ व श्वास से निम्न प्रकार से संबंधित होता है। जो विभिन्न प्रकार के जो उसमें कोष्ठ होते हैं सभी वायु के रूप में क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित तथा एक दूसरे से लगे होते हैं, सटे होते हैं। अब इसके बाद प्रत्येक श्वास नली या श्वसनी नली के दो भागों में बटे होते हैं। देखिएगा ये दो भागों में बटे होते हैं। ठीक है, दो भाग की संरचना देखिएगा, श्वास नली दो भाग में, इधर इसके बाद कंठ द्वार होता है, श्वास नली अर्थात दो भाग में बटे होते हैं, तथा फेफड़े में प्रवेश कर अनेक शाखाओं या उप शाखाओं में बढ़ जाती है। देखिएगा प्रत्येक भाग में एक उप शाखा या एक शाखा हो, उसके बाद छोटी शाखा हो, उससे छोटी शाखा हो, विभिन्न उप शाखाओं में क्या कर जाता है, आंतरिक संरचना में बटे होते हैं। इसके बाद देखिएगा जिसे बढ़ जाते, इसकी आंतरिक अंतिम महीन उप शाखाएं जिसे कूप नलिका बोलते हैं। अब देखिए विभिन्न शाखाओं में बटा होता है, जैसे यहाँ पर स्वैर तंत्र या कंठद्वार ही होता है, आते श्वास नली होती है, इसके नीचे उप अस्थि का एक छल्ला लगा होता है, इसके प्राथमिक श्वसनी होती है, द्वितीय श्वसनी इसका उप शाखा में इसका कूप नलिका जिसे वायु कोष्ठ सहित होती है। देखिएगा ऐसी संरचना में आपके जो है हमारे सभी लोगों के जो होते हैं, ह्यूमन पर्सन के जो होते हैं,
सभी के जो है आंतरिक फेफड़े की संरचना इसी प्रकार से होती है। जो उप शाखाओं में श्वास नली क्या होती है, विभिन्न शाखाओं में बटी होती है। इसके बाद इसी को हम क्या कहते हैं, जैसे कूप नलिका, इसका लास्ट स्टेप जो होता है उसे कूप नलिका के नाम से जाना जाता है। इस नलिका का सिरा फूलकर कूप, जिसे स्ट्रेम बोलते का, अर्थात कूप फूलकर कूपिक नलिका का निर्माण करते हैं। प्रत्येक कूप पर अंगूर के गुच्छे के समान वायु कोष्ठ लगे होते हैं। जो आप देखेगा यहाँ जो प्रत्येक आप देखेंगे श्वास नली पर एक क्या है, एक अंगूर के जैसे क्या होते हैं, गुच्छे जैसी संरचनाएं देखी जाती है जो आंतरिक भाग में जो होती है फेफड़े के, उसी को हम कूप नलिका कहते हैं, जो अंगूर के गुच्छे के समान संरचना में दिखाई देता है। आगे देखते हैं कि संख्या लगभग जो होती, अब इसमें हल्की वायु कोष्ठ लगे होते हैं। प्रत्येक वायु कोष्ठ हल्की उप शाखाओं में बटी होती है। चपटी पतली कोशिकाओं से बना होता है ये। या वयस्क में मानव के प्रत्येक फेफड़े में वायु कोष्ठ की संख्या लगभग क्या होती है, 15 करोड़ होती है। प्रत्येक मानव में जो उसके आंतरिक भाग में जो फेफड़े जो वायु कोष्ठ की संरचना होती है वो लगभग 15 करोड़ क्या होती है। लेकिन वहीं पर क्या किया जाए, तथा नवजात शिशु में क्या उतनी होती है, 2 करोड़ जो वायु कोशिकाओं की संख्या होती है। आप रख लें, जिसमें ये कहा गया वायु कोष्ठों की संख्या, ठीक है। आज देखेगा जितने वायु कोष्ठ दिख रहे हैं, अगर युवा में देखा जाए तो फेफड़े के आंतरिक भाग में युवाओं में 15 करोड़ जो वायु कोष्ठ पाए जाते हैं फेफड़े की आंतरिक संरचना में। वहीं छोटे नवजात शिशु की बात की जाए, जो छोटे बच्चे होते हैं, उसमें 2 करोड़ की क्या वायु कोष्ठ की संख्याएं मिलती हैं फेफड़े की आंतरिक भाग में। आगे जानने का प्रयास करते हैं, देखिएगा वायु कोष्ठ की या आंतरिक संरचना क्या होती है। देखिए वायु कोष्ठ की वायु सतह पर रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला होता है। जो आंतरिक संरचना होती है उसमें एक वायु जाल जैसी संरचना फैली होती है, जो फुफ्फुस धमनी के समान होती है, अर्थात जिससे अत्यधिक क्या शाखान्वित होती है। जो फुफ्फुस धमनी होता है तो उससे क्या करता है, ऑक्सीजन को लेना, फूलने पचकने का कार्य करता है, पंप का कार्य करता है, उससे क्या कहते हैं, शाखान्वित होती है। इसके बाद देखिए बनता है, इस कोशिकाओं में ऑक्सीजन क्या करता है, रुधिर आता है। क्या करता है, इन कोशिकाओं ऑक्सीजन रहित रुधिर आता है। अगर ये कोशिकाओं में जो होता है, जो ऑक्सीजन है उसमें क्या है, ऑक्सीजन तो आता है लेकिन रुधिर की संचार नहीं होता है। रुधिर क्या होता है, संचार नहीं होता। ऑक्सीजन रुधिर क्या होता है, इसमें इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन रुधिर आता है। जो अगर इसमें क्या होता है, रुधिर का संचार होता है, अर्थात ऑक्सीजन क्या करती है, संचार करती है, इसमें रुधिर भी रहता है। अर्थात ये कह लें कि रुधिर का संचार ऑक्सीजन के द्वारा आंतरिक भाग में किसके, फेफड़े में किया जाता है। अब आते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। जब रुधिर क्या करता है, ऑक्सीजन को विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करता है रुधिर को, तो उसमें क्या होती है, ये कह रहा है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। और आगे देखिएगा अधिक होती, तथा वायु कोष्ठ में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, विसरित हो जाती है। इसी में क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, विसरण हो जाता, फैल जाती है। और क्या, तथा रुधिर को कोशिकाओं में ऑक्सीजन क्या करती है, O2 को विसरित हो जाती है। अब इसमें कहते हैं तथा वायु कोष्ठों तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर विसरित हो जाती है। अब इसमें से जब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो उसके साथ साथ रक्त को क्या करती है, ऑक्सीजन विभिन्न भागों में वायु कोष्ठों में ले जाने का कार्य करती है। और उसी वायु कोष्ठों से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर विसरित हो जाती है। और रुधिर क्या करता है, विभिन्न भागों में क्या करता है, आपका संचारित हो जाता है, अर्थात विस्तृत तो भी हो जाता है, वो आंतरिक भाग में हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इन कोष्ठों से क्या होती है, बाहर निकल जाती है, अर्थात बाहर विस्तृत हो जाती है। और रुधिर क्या करता है, ऑक्सीजन के माध्यम से वो विभिन्न क्या होता है, इन वायु कोष्ठों में क्या करता है, भर जाता है, अर्थात विसरित हो जाता है। ये एक क्रिया क्या कहलाती है, आपकी
फेफड़े की आंतरिक संरचना होती है। आप जानते हैं इसमें कि मैकेनिज्म ऑफ, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ जो है कि रिस्पिरेशन इन ह्यूमन, मैकेनिज्म रिस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो एक मैकेनिज्म में साने क्या होता है, तो आप कहेंगे क्रियाएं होती हैं, किसमें होती हैं, ऑफ ह्यूमन का मैकेनिज्म इन, ठीक है, रिस्पिरेशन, मैकेनिज्म रिस्पिरेशन इन ह्यूमन पर्सन। कारण इसमें जो मानव में क्या होती हैं, मानव में श्वसन क्रियाएं कैसे संपन्न होती हैं। तो ये दो इसके स्टेप होते हैं। एक आपके बाह्य होते हैं, बाह्य में कौन से कशेरुकी जंतुओं में होता है, जैसे धले सर्प हो गया, मेढक हो गया, मछली हो गई जो फेफड़े के द्वारा होते हैं, और लंग्स के द्वारा जो होते हैं, फेफड़े द्वारा जो होते हैं। आप उसको रख लिया जाए जिसमें आपके कंकाल के कुछ ऐसे जो हो, जैसे आप मछलियां हो गई, और इसके बाद रेंगने वाले जीव हो गए, अब सर्पसिप हो, मेढक हो गया, इनके जो वाय संरचनाएं में, मतलब कल क्या दिया, वाय जो के द्वारा जो त्वचा के द्वारा जो होते हैं, ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जिसे कशेरुकी जीव के नाम से जाना जाता। तो ये दो प्रकार को जिससे वायु श्वसन कहते हैं। वायु में से बाहरी भाग से, जैसे गलफड़े के द्वारा जो होते हैं, अब कुलोम के द्वारा हो गया, त्वचा के द्वारा हो गया, ये सभी क्या करते हैं, जीव जो होते हैं वह त्वचा के द्वारा जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ये श्वसन क्रिया होती है। अब आते हैं इसमें श्वासोश्वास क्या होता है, जिसे हम ब्रेथिंग बोलते हैं। ब्रेथिंग का मतलब होता है कि आप श्वास नंगों द्वारा, श्वास नंगों द्वारा मीन्स माने जो सांस लेने की जो विभिन्न पार्ट होते हैं, जैसे नाक का छिद्र हो गया, मुख गुहा हो गया, ये सांस लेने के अंग होते हैं। इनके द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, अर्थात क्या करना, O2 को ग्रहण करना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, और क्या अशुद्धिक रूप में, मतलब क्या होता, अर्थात जिसे अनेक अंग के द्वारा क्या क्या, जैसे नाक हो गई और इसके बाद मुंह हो गया, इन सभी के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना, और क्या है, उसी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निष्कासित होने के निकलने की क्रिया क्या कहते हैं, श्वासोश्वास कहते हैं, जिसे ब्रीथिंग कहते हैं। साधारण में कोई कहे कि श्वासोश्वास क्या होता है या ब्रीथिंग किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे नाका अंगों के द्वारा या नाका छिद्रों के द्वारा या नास गुहा के द्वारा या श्वसन नाल के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना, और क्या करना, उसी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर से बाहर निष्कासित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, आपके श्वासोश्वास कहते हैं। थैंक्स गाइस, आगे जाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।